अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 फरवरी 1974 OIC का दूसरा सरबराही इजलास पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ। इस इजलास में 55 इस्लामिक मुल्कों के लीडर्स ने हिस्सा लिया और इसी इजलास के बाद स्टार्ट हुई द मिस्ट्री ऑफ 6 मर्डर्स। जी हाँ दोस्तों, इसी इजलास के कुछ अरसा बाद इसी इजलास के शुरका में से 6 लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। इनमें सऊदी अरब के किंग शेख फैसल, बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सदात, फ़लस्तीन से यासिर अराफात और लीबिया के प्रेसिडेंट कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी शामिल थे। आज की वीडियो में हम द मिस्ट्री ऑफ 6 मर्डर की स्टोरी को समझेंगे। देखेंगे कि आखिर इस इजलास में ऐसा क्या हुआ कि इन लीडर्स को कत्ल किया गया। कौन से ऐसे 2 मुल्क थे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सब कुछ उनका किया धरा है, और आखिर इन 55 लीडर्स में से सिर्फ इन 6 को ही क्यों कत्ल किया गया। आइए देखते हैं। 17 फरवरी को मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारिजा और अफसरान आला की आमद के साथ See the difference today. Look where we stood 25 years ago. 1969 में रबात में होने वाली पहली इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से अब तक दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से जन्नत होकर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन मुस्लिम ममालिक की तरफ से बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद मुस्लिम ममालिक में अमन कायम करना और उनके मसाइल का हल करना है। इस तंजीम का इजरा सऊदी अरब से हुआ और इसका हेडक्वार्टर भी जद्दा सऊदी अरब में है। ये तो हो गया OIC का एक छोटा सा तारुफ। अब आते हैं द मिस्ट्री ऑफ 6 मर्डर की स्टोरी पे। साल 1974 पाकिस्तान में उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। उस वक्त पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान के शहर लाहौर पर थी, क्योंकि इस इजलास में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। इस इजलास के बुलाने का मकसद 25 अगस्त 1969 को होने वाला वाक़या था कि जब इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा को जलाया गया था। कहा जाता है कि द मिस्ट्री ऑफ 6 मर्डर के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये आपको आगे चल के वीडियो में पता लग जाएगा। इस इजलास के 1 साल बाद इस साजिश का पहला शिकार बने सऊदी अरब के किंग शाह फैसल। 25 मार्च 1975 शाह फैसल कुवैत से आए हुए वफद की मेहमान नवाजी में मसरूफ़ थे। इसी इजलास में उनके एक सौतेले भाई फैसल बिन मसूद भी शामिल थे। फैसल बिन मसूद इससे पहले कई सालों तक अमेरिका में रिहाइश पजीर थे। शाह फैसल ने जब अपने भाई को भी इस इजलास में पाया तो वो इनसे मिलने और इनका माथा चूमने के लिए झुके। मौका देखते ही फैसल बिन मसूद ने अपनी पिस्टल निकाली और ट्रिगर दबा दिया, एक उनकी ठोड़ी पे और दूसरी उनकी कान पे। उनको हॉस्पिटल तो ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं पाए। फैसल बिन मसूद का कहना था कि इसने ऐसा अपने भाई खालिद बिन मसूद का बदला लेने के लिए किया, जो 1966 में एक पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। शाह फैसल के कत्ल के 4 महीने बाद बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान को उन्हीं की आर्मी ने उन्हीं के घर में घुसकर कत्ल कर दिया। ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि मुजीबुर रहमान वो शख्स थे कि जिन्होंने बांग्लादेश के लिए अपनी दिन रात एक कर दी थी। उन्हीं की बदौलत बांग्लादेश को OIC की मेंबरशिप मिली और उन्हीं की बदौलत बहुत सारे मुल्कों ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था। 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश आर्मी के कुछ सोल्जर्स प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस में ज़बरदस्ती घुसे और शेख मुजीबुर रहमान को उनकी फैमिली समेत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इनकी फैमिली के बस 2 मेंबर शेख हसीना वाजिद और शेख रियाना इस हादसे से बच पाईं, क्योंकि ये दोनों उस टाइम जर्मनी में थी। कहा जाता है कि ये ऑपरेशन बांग्लादेश की मिलिट्री ऑफिसर्स और मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग के लीडर्स की रजामंदी से हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा का पूरा प्लान अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA का किया धरा था। शेख मुजीबुर रहमान के बाद इस लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तान के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। 1977 के जनरल इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी ने तारीखी जीत हासिल की, लेकिन इनके पार्टी मुखालफिन का कहना था कि भुट्टो साहब ने ये इलेक्शन धांधली से जीते हैं। इसीलिए 5 जुलाई 1977 को उस टाइम के पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी, जो पीपल्स पार्टी के फॉर्मर लीडर्स में से एक थे, के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया और इसी केस के चलते
کورٹ نے انہیں سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ ان کی پھانسی کے کچھ سال بعد جس بینچ نے بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، ان میں سے ایک جج کا کہنا تھا کہ ہم ان کی سزا پھانسی سے کم بھی تو کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، اب پچھتانا کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس سازش کا اگلا شکار ایجپٹ کے صدر انور سادات بنے۔ ان کا قتل خالد اسلام بولی نامی ایک شخص نے کیا جس کا تعلق ایک اسلامی جہادی پارٹی سے تھا۔ خالد اسلام بولی نے انور سادات کا قتل اس ٹائم کیا کہ جب وہ اینول ڈے پر فوجی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نبینہ مولوی عمر عبدالرحمان نے دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارا۔ انور سادات کے بعد اس لسٹ میں اگلا نام یاسر عرفات کا تھا، جو کہ فلسطین کی تحریک فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے رہنما تھے۔ سال 2004 میں انہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے زہر دے دیا گیا۔ معمر قذافی اس کانفرنس کے شرکاء میں قتل ہونے والے آخری مسلم رہنما تھے۔ 20 اکتوبر 2011 معمر قذافی باغیوں کو ایک پائپ میں چھپے ملے، جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ معمر قذافی کے مخالفین کو لیبیا کی خانہ جنگی میں امریکہ اور نیٹو کی پشپناہی حاصل تھی۔ نیٹو بھی امریکہ اور یورپ کی ایک اتحادی فورس کا نام ہے۔ اس دن یعنی 20 اکتوبر کو وہ وادی جرف کی طرف جا رہے تھے کہ جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری کرنا شروع کر دی۔ معمر قذافی باغیوں کو تقریباً مردہ حالت میں ملے، جس کے بعد ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ یہ تھی پوری کہانی دی مسٹری آف 6 مرڈرز کی۔ سب سے اہم بات یہ کہ ان سارے مرڈر کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے امریکہ یا اسرائیل سے ضرور ملتا ہے۔ شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسعود بھی قتل کرنے سے پہلے کچھ عرصہ امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ مجیب الرحمان کے قتل کے پیچھے بھی CIA کا ہاتھ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ دینے والے مولوی عمر عبدالرحمان نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارا۔ یاسر عرفات کو بھی زہر اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے دیا گیا، اور لیبیا کے معمر قذافی کے مخالفین کی پشت پناہی بھی امریکہ کا رہا تھا۔ اب بچے پاکستانی پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس اجلاس کو بلانے کا مقصد 25 اگست 1969 کو ہونے والا واقعہ تھا کہ جب اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کو جلایا گیا۔ اس اجلاس کی اوپننگ سپیچ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی، جس میں انہوں نے 3 پوائنٹ پہ زیادہ زور دیا، اور ان 3 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹ سیدھے اسرائیل کے خلاف تھے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔